Good morning, friends. In my last video, I just gave you a short lecture on non-finite verbs and how to recognize them. एक बार मैं थोड़ा सा उसको recap कर दूं कि non-finite verbs are verbs. They look like verbs, but they are not actually verbs. Non-finite verbs do not get affected, ठीक है ना, by the number, by the subject and the tense. They remain the same. Finite verb changes according to the subject and its number and the tense. Non-finite verbs remain the same. Now, I just gave you a lecture on how to differentiate between a gerund and a participle. There are three types of non-finite verbs. Three types of. इसमें एक है आपका पार्टिसिपल्स. ये भी तीन तरह के होते हैं, इनको पढ़ेंगे अपन अभी. ठीक है. पार्टिसिपल्स में एक तरह का हो जाता है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी. और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये अंतर बताया, क्योंकि जेरेंट भी सेम होता है सही दिखने में, लेकिन काम अलग होता है. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये वर्ब नहीं होती हैं, ये एडजेक्टिव का काम करती हैं. पार्टिसिपल्स फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, है ना. परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो एक तो ये हो गया पार्टिसिपल्स, दूसरा हो गया जेरेंड्स, और या फिर इनको कहते हैं जेरेंडियल नाउन. ठीक है ना. अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकते हैं फंक्शन एज, जो नाउन का काम होता है फंक्शन एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, ये काम करते हैं. ठीक है. और सी होता है इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव तीन प्रकार के होते हैं. एक आपका टू इन्फिनिटिव फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. दूसरा आपका डेयर इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वर्ब नहीं होती, ध्यान रखना आप. ठीक है. इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा. और तीसरा हो गया आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव. इसकी फॉर्म होती है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो मेरे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पार्टिसिपल्स और जेरेंड का अंतर बताया था, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसी हैं, तो कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये. हालांकि ये नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है. ठीक है. लेकिन प्रयोग इनको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. ठीक है. लास्ट में एग्जाम में दिया था मैंने आपको, लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था आपको. मैंने कहा था फ्लाइंग बर्ड्स आर डेंजर टू द फ्लाइंग प्लेन्स. ये नहीं दिया था, मतलब कुछ और सेंटेंस था, थोड़ा डिफरेंट था. इन दोनों सेंटेंस में गौर से देखिए आप. इसमें आपका जो फ्लाइंग है ये आपका जेरेंड नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल है. बर्ड्स आर डेंजर, लेकिन कैसी बर्ड्स? जो उड़ रही हो. जमीन में बैठी हुई बर्ड्स तो प्लेन्स के लिए खतरा है नहीं. तो इसमें फ्लाइंग आपका पार्टिसिपल है, और ये प्लेन के नाउन के आगे फ्लाइंग आ रखा है, तो ये भी आपका पार्टिसिपल है. तो दोनों फ्लाइंग क्या हैं? दोनों फ्लाइंग आपके पार्टिसिपल्स हैं. ये पार्टिसिपल्स हैं. क्या काम कर रहे हैं ये? एडजेक्टिव का.
फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स, दोनों है ना। ये तो क्लियर है ना आपका, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम भी कर सकती है और उसका भी कर सकती है। नाउन तो बहुत सारे आप इस्तेमाल करते ही हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ जॉगिंग इज़ बेटर देन रनिंग, या जॉगिंग इज़ बेटर देन वॉकिंग, देन इसमें आपका यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है और ये तो सब्जेक्ट ही है। तो एक जॉगिंग आपका, ये दोनों जॉगिंग वॉकिंग दोनों जेरेंड है, और वॉकिंग आपका देन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और जॉगिंग का वो कॉम्प्लीमेंट एक तरह का, वो इसको बता रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो दोनों में और कह रहे हो जॉगिंग से बेटर आपका वो है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, दोनों आपके जेरेंड है यार, दोनों जेरेंड से। ये पहला जेरेंड आपका सब्जेक्ट है, दूसरा जेरेंड आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि आपने सेंटेंस बनाने हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्या इंग्लिश खाली एक सेंटेंस के पीछे पूरी ग्रामर सीख के आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। आई लाइक वॉचिंग, कैसी, लीपिंग एंड फ्रॉलिकिंग डॉल्फिन्स। कभी आपने किसी जगह पे किसी पार्क में, वाटर पार्क में देखा हो डॉल्फिन्स को, तो वो कहते हैं कि वैसे डॉल्फिन आदमी को भी बहुत लाइक करती हैं और बड़ी खुश होती हैं, फिर वो खेलती हैं। फ्रॉलिक का तो होता है खेलना, उछलना कूदना, प्ले अराउंड, और लीप का मतलब छलांग मारना। आप इसमें देखिए बच्चों, गौर से देखिए, इसमें ने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं नॉन फिनाइट वर्ब के। एक है वॉचिंग, एक है लीपिंग, एक फ्रॉलिकिंग। खैर लीपिंग फ्रॉलिकिंग को पहचाना बहुत आसान है। एक तो डॉल्फिन के आगे आ रहे हैं वो, और ये 2 शब्द एंड से जुड़े हुए हैं। एंड से जब भी 2 शब्द जुड़ते हैं दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो लीपिंग फ्रॉलिकिंग तो आपके हो गए एडजेक्टिव्स, ये तो क्लियर है। डॉल्फिन के आगे आ रहा है, कैसी डॉल्फिन पसंद है आपको, जो कूद रही हो और खेल रही हो, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, और फ्रॉलिकिंग भी आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। वॉचिंग क्या है, तो वॉचिंग आपका बच्चों इसमें जेरेंड है, क्योंकि लाइक वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। ऊपर मैंने क्या बताया, ये जो आपके क्या काम करते हैं, जो आपके जेरेंड्स होते हैं, ये तो नाउन का काम करते हैं। ये नाउन हो गया, नाउन का मतलब मैं चलो इसको जेरेंड लिख देता हूँ, ये जेरेंड है, ये जेरेंड है। तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आई लाइक वॉचिंग लीपिंग एंड फ्रॉलिकिंग डॉल्फिन्स आपका, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हो चुका आपका पिछले लेक्चर से, और अभी जो मैंने बताया 2-4 बातें इनसे, कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों काम करती हैं, पार्टिसिपल भी और जब तक इन वर्ब की फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ये कभी वर्ब नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब कब होगी, जो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, है ना। आपकी इफ आई से द लेडी लक इज स्माइलिंग एट यू, अब इसमें स्माइलिंग आपका वर्ब दिखाई दे रहा है आपको। कोई पूछे स्माइलिंग क्या है, कि वर्ब है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, तो ये वर्ब है, ये सब वर्ब, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, आपको बढ़िया दिखाई देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। बट इफ आई से शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, तो इसमें स्माइलिंग आपका एडजेक्टिव हो गया, दिस इज एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये इसको अपन पार्टिसिपल कहेंगे, दिस इज पार्टिसिपल, है ना। और किसी ने कहा स्माइलिंग मेक्स यू लुक ब्यूटीफुल, वैसा ही है उसे, आप मुस्कुराते रहोगे तो सुंदर नजर आओगे। तो इसमें स्माइलिंग आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है भाई। सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका स्माइलिंग है, दैट्स राइट आप, है ना। तो इसमें आपका ये जेरेंड हो गया, दिस इज जेरेंड, नाउन का काम कर रहा सब्जेक्ट है आप। तो ये कम से कम ये सब चीज़ें क्लियर नहीं चाहिए। और मैंने आपको बताया जेरेंड जो होता है नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इफ आई से आई डिड नॉट लाइक ही स्माइलिंग एट यू, मुझे उसका तेरे पे हंसना अच्छा नहीं लगा, तो कोई पूछेगा स्माइलिंग क्या है, ठीक है,
ये तो नाउन है, जेरेंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। और ही स्माइलिंग जो आपका ये नाउन की यूनिट बनी है, नाउन फ्रेज बना है, ये लाइक का ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंडियल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे कहूँगा, ये आपका जेरेंडियल ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर हो गया, क्या नहीं हुआ है ना आपका, है ना। तो ये पहले पहचान, देखो इन्फिनिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी के आगे टू लगा रहता है या वो बिना टू के होता है, तो उसको पहचाना इतना मुश्किल नहीं है। ये दोनों, क्योंकि दो शब्द हैं, दोनों के पीछे आईएनजी होता है, इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल आपको और दूँ, स्केटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल। मैंने बार स्केटिंग की पहली बार तो गिरा, क्योंकि इसमें बॉडी का बैलेंस, घुटनों का झुकाना, तो इसमें स्केटिंग एक आपका एक्टिविटी का नाम है, इसलिए ये जेरेंड है। और ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब होगी, ठीक है। जो वर्ब होती है उससे पहले सब्जेक्ट ही होगा, तो ये इसमें स्केटिंग क्या है? ये जेरेंड है। कैसा जेरेंड है? मैं इसको कहूँगा जेरेंडियल सब्जेक्ट है, हाँ, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। और इफ़ आई से, एक ना तुम स्केट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा आई डू नॉट हैव अ स्केटिंग बोर्ड। स्केटिंग बोर्ड आता है जिसके पीछे वी लगे रहते हैं। अब इसमें स्केटिंग आपका एडजेक्टिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ना, अब क्योंकि अब मैं दूसरी चीज़ें आपको लेके जा रहा हूँ, ये बेसिक मैंने आपको दोबारा एक बार बता दी थी कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शब्दों के आगे पीछे लगे शब्दों से उनको पहचानो, ये आपका पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव, सीधी सी बात ये। तो ये तो हो गया आपको क्लियर, ठीक है ना आपका, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले फिर ये चीज़ें, कंसेप्ट हमको क्लियर रहने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि पार्टिसिपल्स होते हैं 3 तरह के, ऊपर लिखे मैंने आपको। तो आज अपन जो करने वाले हैं, पहले प्रकार का पार्टिसिपल वो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई पूछे क्या होता है, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है ना। और काम क्या करता है? काम करता है ये एडजेक्टिव का, ठीक है। एक ने कहा किसी को कि डोंट, और इसे मैं आपको लोगों को बार बार कहता हूँ कि 1-2 सेंटेंस पढ़ के ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ग्रामर क्या पता फिर भी आ जाए, ठीक है। खूब सारे सेंटेंस बनाओ। डोंट पॉइंट दिस एक्यूजिंग फिंगर टुवर्ड्स मी, बोलो, इसको इस्तेमाल करो तभी तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये फिंगर एक्यूजिंग क्यों हो गई? क्योंकि इससे आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई ये गलती किसने की है? इसने की है। उंगली लगा रहे हो आप, उंगली दिखा रहे हो, इसने की है, तो ये फिंगर कैसी होगी? एक्यूजिंग फिंगर होगी। अब मैं पूछूँगा आपको एक्यूजिंग क्या है, तो एडजेक्टिव पे फिंगर के आगे आ रहा है, फिंगर आपकी नाउन है, उसके पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है। ये जो कोलोकेशन, इसे पता लग जाना चाहिए, दिस एक्यूजिंग फिंगर। और इसका अर्थ हो गया, इस उंगली को मेरी तरफ मत कर, जिस उंगली से तू मेरे पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये क्योंकि मेरी गलती नहीं है ये, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको आइडिया काफ़ी क्लियर हो गया। इनके खूब सारे सेंटेंस बनाओ, ठीक है। आपको मैंने कहा भी था कि आपका ध्यान रखना कि जो पार्टिसिपल होता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है, ये नाउन के आगे भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और मैंने अगर कहा आपको, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के बाद में आ रहा है, तो एक्चुअली वो रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसा आपको कहूँ मैं, पीपल कमिंग हियर आर फूल्स, जो लोग यहाँ आ रहे हैं मां मूर्ख हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, पीपल हु आर कमिंग हियर आर फूल्स। तो ये रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमिंग, है ना आपका। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। अब इसमें कमिंग तो वर्ब है, इसमें कमिंग आपका एडजेक्टिव है। लेकिन कहाँ एडजेक्टिव कहाँ आया? नाउन के बाद में आया, ठीक है। तो कमिंग शब्द नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन से पहले लग सकता है, नाउन के बाद में लग सकता है, ठीक है। इफ़ आई से इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, इंडिया विल इमर्ज एज अ पावरफुल इकोनॉमी। अभी नहीं है, हालत ख़राब है अभी हमारी, कोरोना ने कर दी। लेकिन मैं आपको आने वाले वर्षों में इंडिया एक पावरफुल इकोनॉमी के रूप में उभरेगी।
तो आपको मैं सॉरी कमिंग्स नहीं है, इन द कमिंग ईयर्स। अब इसमें ईयर्स के आगे कमिंग आ रखा है, क्या है, और वैसे कोलोकेशन क्या है, ये आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, तो वैसे भी क्लियर हो जाता है कोलोकेशन देखने से ही, ठीक है। और अगर मैं आपको ये लिखूं कि कमिंग हेयर वॉज नॉट ईजी, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब तो है नहीं क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, किसी नाउन को ये क्वालिफाई वर्ड कर नहीं रहा है, तो फिर बचा क्या काम इसके अंदर, ये सब्जेक्ट है इसमें आपका, ये जेरेंड है, कमिंग है, ये आना आसान नहीं था आपका। आर गेटिंग माय पॉइंट नोट, ठीक है। एक लड़का है समुद्र किनारे बैठ के, वो उसको शौक था आपका, तो उसको पूछा किसी ने, तो उसने कहा यार मैं समुद्र किनारे बैठता हूँ और आती जाती लहरों को देखता हूँ। आई सिट हेयर एंड वॉच, मैंने ऊपर लिखा बच्चों को, पीपल कमिंग हेयर आर फूल्स एंड पीपल हु आर कमिंग हेयर आर फूल्स। तो इस ये कमिंग जो है आपका नाउन के बाद में आ रहा है, एडजेक्टिव है, ऐसा है एडजेक्टिव। और कल मतलब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक्चुअली ये नाउन के बाद में जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, ये रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसकी जगह भी लिख सकता हूँ हु आर कमिंग, तो हु आर कमिंग क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो उसको आप रिड्यूस करके कमिंग कहते हो। इसको मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है ना। अब ये जो कमिंग है, ठीक है, इसमें कमिंग एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल है। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और कहाँ आ रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है, ठीक है। नाउन से पहले भी आ सकता है। इफ आई से इन द कमिंग ईयर्स कॉमा इंडिया विल इमर्ज एज अ पावरफुल इकोनॉमी, है ना। आने वाले वर्षों में भारत एक बहुत ताकतवर इकोनॉमिक रूप में उभरेगा, ये मैंने कहा। इसमें ये कमिंग, इसमें आपका, इसमें कमिंग क्लियर कट नाउन के आगे आ रहा है, दोनों एडजेक्टिव है, ये कमिंग एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है। ईयर्स नाउन है, उनके आगे आ रहा है, और ये आर्टिकल, ये जो कोलोकेशन है, इसको देख के आप पता कर सकते हैं आराम से कि इसमें कमिंग आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आपका कमिंग नाउन भी हो सकता है। अगर मैं आपको कमिंग हेयर, अगर आपको मैं ये लिखूं कि कमिंग हेयर वॉज नॉट ईजी, तो आपको ये कह रहा हूँ मैं, अब ये देखो, ये वर्ब तो है नहीं क्योंकि इसका आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ओके। अब ये कमिंग एडजेक्टिव ही नहीं है, क्यों नहीं है, कि कोई शब्द है ही नहीं, नाउन ही नहीं है कोई जिसको कमिंग वर्ब क्वालिफाई करे। ये सेंटेंस कोई नाउन है क्या, है ही नहीं, ठीक है। तो ये कमिंग एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, तो कमिंग इज़ नॉट एडजेक्टिव, तो क्या बचा फिर, ये आपका जेरेंड है। इसमें कमिंग और यहाँ आना एक एक्टिविटी का नाम है, ये कमिंग, यहाँ आना आसान नहीं था, कर्फ्यू लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ मैं। ये जेरेंड है, और उसको मैं कहूँगा ये जेरेंडियल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है। और कमिंग जेरेंडियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इफ आई से आई डू नॉट लाइक हिज कमिंग है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप सेंटेंस बोलोगे नहीं, खूब सारे पढ़ोगे नहीं, एक दो सेंटेंस पढ़ के कोई इंग्लिश थोड़ी आ जाएगी। आपने इनको समझना है और फिर सेंटेंस बनाने हैं, फिर वो यूज़ करने हैं। आई डू नॉट लाइक हिज कमिंग हेयर, मुझे उसका यहाँ आना अच्छा लगता है। अब कोई कहेगा ये कमिंग क्या है, तो कमिंग इसमें डेफिनेटली आपका जेरेंड है। इसके आगे हिज लगा हुआ है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हिज और कमिंग का जो फ्रेज बन रहा है, ठीक है, नाउन फ्रेज, ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या नाम दूंगा, मैं कहूँगा ये जेरेंडियल ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ अ जेरेंडियल ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कमिंग आपका देखो, इसमें एडजेक्टिव है, दोनों में नाउन है। एक लड़का बीच में बैठता था किसी समुद्र किनारे, और अपने दोस्तों उसको बता रहा था, आई सिट हेयर एंड वॉच वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कमिंग है, तो नेचुरल नाउन हो गया। एंड जो जुड़ा हुआ दूसरा शब्द, तो वो भी आपका नाउन है। आई वॉच कमिंग एंड गोइंग ऑफ वेव्स, मैं यहाँ बैठता हूँ और लहरों के आने जाने को देखता हूँ। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। वॉच आपका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कमिंग है। एंड मैंने क्या बताया, एंड दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है, तो कमिंग अगर जेरेंड है तो गोइंग भी आपका जेरेंड है, ठीक है ना आपका। और ये वॉच के ऑब्जेक्ट हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है।
अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरे पहले वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी सारा आपको बताया, ठीक है। अभी आते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शंस पे कि ये करता क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। इस पे चलते हैं। अभी अपन सीखते हैं कि फंक्शंस ऑफ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल काम क्या करता है ये। चलो एक काम तो हो ही गया, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पे इस्तेमाल करो इसका खूब सारा। एक तो इसका प्रयोग ये हो ही गया आपका, है कि नहीं। और क्या काम करता है ये बता रहा हूँ आपको, बाकी सबको फिर बाद में दूंगा आपको इनके खूब सारे एग्जाम्पल है कि क्या क्या काम है इनके, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का बच्चों पहला काम तो ये हो गया किसी नाउन के गुण बताना, टू डिस्क्राइब, ये पहला गुण हो गया, टू डिस्क्राइब अ नाउन। ये तो हमने देख ही लिया है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, तो इसमें हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना आपको। और दूसरा इसका काम है बच्चों जॉइंस, अभी ध्यान से पढ़ना, ये बहुत काम का टेक्निकल, जॉइंस टू सेंटेंसेस ठीक है, विच हैव द सेम सब्जेक्ट। जॉइंस टू सेंटेंसेस विच हैव द सेम सब्जेक्ट, जिनके दोनों के सब्जेक्ट एक ही हों। आप इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि अरुण सॉ, चलो ये थीफ था, चलो द थीफ सॉ अ बॉबी, बॉबी का तो पुलिस वाला, कॉप, या कॉप कह लें, पुलिस मैन कह लें। थीफ ने बॉबी को देखा और ही का मतलब थीफ ही है, हाँ, ही फ्लेड फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो भाग गया, ठीक है। ऐसे दो सेंटेंस, दोनों का सब्जेक्ट थीफ है, ये ही थीफ ही है। अगर आप चाहो तो वहाँ थीफ लिख दो, द थीफ सॉ बॉबी, द थीफ फ्लेड फ्रॉम देयर। फ्लेड फ्ली का पास्ट टेंस है, फ्ली का मतलब भाग जाना। अब मैं आपको बता, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, एक बात। दूसरा ये जो दोनों जो एक्शंस हैं, एंड द एक्शंस in the two sentences happen almost simultaneously. Simultaneously का अर्थ होता है एक साथ हो रहे हैं दोनों एक्शन आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, दोनों एक्शन साथ में होंगे, चोर ने अगर पुलिस वालों को देखा तो चोर जो है उसी समय भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं आज देखा कल भाग रहा है, दोनों साथ ही भागेंगे वो। तो ऐसे में मैंने ऊपर लिखा ना कि ये ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है जिसमें दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो और जो उसमें दो एक्शंस हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, लगभग ही है। और उसको कैसे जोड़ोगे, तो जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, पहले सेंटेंस में जो वर्ब है, पहली वर्ब है, उसको आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और उसको सेंटेंस वहीं से शुरू करना है, सीइंग अ बॉबी कॉमा द थीफ फ्लेड फ्रॉम देयर। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, ठीक है। अब ऐसा जरूर नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा जाए, लेकिन अगर ये सेंटेंस आपको दिया जा रहा है जो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें देखना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुना मेरी बातों को। कोई भी सेंटेंस जो एग्ज़ाम में आपको मिले जो प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू हो, चाहे वो जेरेंड हो या कुछ भी हो, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पार्टिसिपल हो, तो आपने ये देखना है सीइंग का संबंध थीफ से है या नहीं है, पहली बात। और इसमें जो दो एक्शन है, बॉबी को देखना और वहाँ से भागना, ये दोनों एक साथ में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ें आपका देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस ठीक नहीं है। अब मैं दूसरा सेंटेंस देता हूँ, इसको देखिए आपका, ठीक है। रशिंग आउट ऑफ द विंडो कॉमा अ कार हिट हिम। इसे ना तो देखिए आपका, खिड़की से तेजी से निकलने के एक्शन को
आप कार के साथ में नहीं मिला सकते, ये दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। इसके अगर सेंटेंस जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे देखें तो इसका अर्थ हो गया जो कार जो है विंडो से तेजी से निकली, अभी ये पॉसिबल है नहीं। एक्चुअली क्या है कि पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग है। हमें पता है कि कार खिड़की से नहीं निकल सकती, कोई लड़का निकला होगा, आदमी निकला होगा और कार ने उसको ठोक दिया होगा। चलो कार के आगे में एक पार्टिसिपल लिख देता हूँ, स्पीडिंग कार, है ना। तो एक और शब्द आपके सामने आया, स्पीडिंग कार, तेज भागती कार ने उसको ठोक दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, एक्शन तो दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, अलग तो आज कोई निकला और कल ठोका, ऐसे कैसे होगा। कोई खिड़की से निकला होगा और कार ने उसको ठोक दिया रोड पे आते, है ना। एक्शन तो दोनों साइमल्टेनियसली हुए हैं, लेकिन विंडो से रश आउट करने का काम कार नहीं कर रही थी, ये फैक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। ऐसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करोगे, एक ही तरीका नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं हर सेंटेंस में पैसिव वर्ब बना दूंगा तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो जो आपका मेन सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है, ये मेन सेंटेंस है, इसको आप अगर पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, और सेंटेंस ठीक हो, फिर उसका संबंध रसिंग से बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ आपको कि रशिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है ना, आपका ही वॉज हिट बाय अ रशिंग कार। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, है ना। अब रसिंग का संबंध ही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आदमी खिड़की से तेजी से निकला होगा, रोड पे आ गया होगा और एक कार ने, तेज दौड़ती हुई कार ने उसको ठोक दिया होगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो जब भी आपके सामने ऐसे कोई सेंटेंस आता है, ठीक है ना, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे ही कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई सेंटेंस मिले कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा हो, तो दो चीज़ें आपने इमीडिएटली चेक करनी है। पहला कि ये जो आईएनजी वाला शब्द है, चाहे वो जेरेंड हो या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, दोनों पे लागू है, क्या इसका संबंध आगे वाले जो मेन क्लॉज है आपके सेंटेंस का, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू होगा वो तो पार्टिसिपल फ्रेज है, तो जो सेंटेंस मेन है वो तो आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। जैसे इसमें रशिंग था, तो चेक ये करना है कि क्या रशिंग का संबंध इस वाले क्लॉज के नाउन के साथ में है या नहीं है। नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। और दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा ये चेक करना है कि क्या ये दोनों एक्शन साथ में हुए हैं। अगर ऐसा है तब तो सेंटेंस ठीक है, और नहीं तो फिर उसको आप ठीक करें। ठीक करने के तरीके एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको ठीक करने के, ठीक है। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं आपको इस और दे रहा हूँ आपको। स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड। अभी सेंटेंस देखिए, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। दरवाजे पे खड़ा होने का काम शी ने किया, और दोनों साथ भी चल रहे हैं काम, दरवाजे खड़ी भी है और इंतजार भी कर रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर सेंटेंस ऐसा होता है, स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है ना, द वेट फॉर हर हस्बैंड बिकेम वेरी बोरिंग, अभी गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो आपको पता करना है, हमेशा ऐसा नहीं है कि सेंटेंस एग्ज़ाम में जो सेंटेंस करेक्शन आते हैं वो यही आते हैं कि पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में। अरे भाई नहीं, आजकल सेंटेंस करेक्शन के सवाल भी चेंज हो गए। आपको एक ही सवाल में 5 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा इसमें एक ही सेंटेंस करेक्ट है, पता कीजिए उसका सेंटेंस का। तो ये आपने ध्यान रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना आपका। तो नीचे वाला सेंटेंस गलत है और ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। स्टैंडिंग का संबंध आगे वाले क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ में होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। द वेट आपका नाउन है, इंतज़ार, प्रतीक्षा, वेट वर्ब नाउन दोनों है, ठीक है, और स्टैंडिंग के साथ में इसका संबंध बन नहीं रहा है ना। तो इससे सेंटेंस गलत हो गया आपका। एक आधा सेंटेंस और लीजिए आपको, ठीक है। seeing them fight violently, ठीक है आपका। he called the police, ठीक है।
उन जो कुछ लोग लड़ रहे होंगे या दो लड़ रहे होंगे, है ना, तो उनको देखने का काम ही ने किया और ही ने पुलिस को बुलाया, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर ये मैं ऐसे लिखता, सीइंग देम फाइट वायलेंटली, ठीक है, द पुलिस वॉज कॉल्ड, अभी गलत हो गया ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस नाउ इज रॉन्ग। ऊपर वाला सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सीइंग देम फाइट वायलेंटली द पुलिस वॉज कॉल्ड इज रॉन्ग, क्योंकि सीइंग का संबंध पुलिस से नहीं है, पुलिस ने नहीं देखा उनको, पुलिस को तो बुलाया गया है, ठीक है ना, आपका उनको लड़ते हुए वायलेंटली बड़ी हिंसक तरीके से लड़ते देखने का काम ही नहीं किया है और उसी ने पुलिस को बुलाया है। तो दोनों का जो आपका डूअर है, ठीक है ना, आपका क्रॉस का और फ्रेज का, वो दोनों का एक ही है, वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक नहीं है तो वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको उसको एब्सोल्यूट फ्रेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में मेरे को एक चीज़ और ध्यान आ गई, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, और से देखना आपका, सीइंग देम फाइटिंग, तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, दिस इज रॉन्ग। आपने उनको, अब ये इसका जो नियम है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है एक्चुअली, ये आपका सी वर्ब का है। सी वर्ब जो है आपका एक, मैं बाद में और जिक्र करूँगा, लेकिन यहाँ भी एक जिक्र कर दूँ आया है तो, ठीक है। जब आप जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं, सी है, वॉच है, ऑब्जर्व है, नोटिस है ना, आपका स्मेल है, टेस्ट है, इनको जनरली आप इस्तेमाल करते हो ना आपका, तो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर इनके बाद में आप पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान रखना, या जेरेंड, ठीक है, ठीक है, तो जेरेंड का इस्तेमाल, और इसमें आपका देखो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये आपका वर्ब नहीं है, ध्यान रखना आपको, दिस नॉट अ वर्ब, फाइट और सीइंग और फाइट, ये दोनों आपके नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं आपको, ठीक है। तो ये अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो और या उसकी जगह आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों में एक फ़र्क है जो मैं आपको बताता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आगे और बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र आ गया है तो मैंने कहा इसको भी आपको बता दूँ, ये भी आपके काम आ जाएगा, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने किसी को गाना गाते हुए, डांस करते हुए देखा और उसका पूरा डांस देखा। अगर आपने पूरा एक्शन देखा है, जैसे मैं आपको कहूँ, आई सॉ हर, ध्यान से सुनो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई सॉ हर क्रॉस द रोड, ठीक है, एंड एंटर हर फ्लैट। ध्यान से देखो बच्चों, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनको मौके पे सीख लिया जाए तो ही बेटर है। अब इसमें अगर मैं क्रॉसिंग और एंटरिंग कर देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अब मैं बताता हूँ ये गलत क्यों हो गया। आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड एंड एंटरिंग हर फ्लैट, क्यों गलत है? नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये थोड़ा सा आप समझ लें, एग्ज़ाम के लिहाज से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। अगर आप ये सो जो है, सी का पास्ट टेंस है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसको कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। इनके इस्तेमाल के बाद में अगर आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो एक्शन के कंप्लीशन का सेंस देता है, ठीक है। सी के बाद में, हियर के बाद में, वॉच के बाद में, ऑब्जर्व के बाद में, नोटिस के बाद में, एटसेट्रा, इनके बाद में अगर आप बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो ये देता है सेंस आपका कंप्लीशन का, गिव सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। ये आपने ध्यान रखना है, ये सेंस देता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपने उसको, जब वो कोई लेडी रोड क्रॉस कर रही थी, उसमें किसी पॉइंट पे आपने उसको देखा, एक नज़र देखा, आप अपने काम पे लग गए, फिर आपने नहीं देखा, तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि ये सेंटेंस आपका ये गलत इसलिए हुआ है कि आगे मैंने लिख दिया एंटरिंग अ फ्लैट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको पूरा रोड क्रॉस करते हुए देखा और उसके बाद में घर में अपने फ्लैट में एंटर करते हुए देखा, तो इसका मतलब आपने पूरा एक्शन देखा है, तभी तो ये गलत हो गया।
अगर मैं आपको ये कहूँ, इतना कहूँ कि आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, तो किसी ने कहा होगा अरे भैया आपको पता है वो कहाँ गई है, तो आपने कहा मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि रोड क्रॉस कर रही थी, उस क्षण आपने देखा, उसको रोड को भी पूरा क्रॉस करते हुए आपने नहीं देखा। ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि आपने उसको रोड क्रॉस करते समय किसी क्षण पे देखा, आपने उसको पूरा रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड एंटरिंग हर फ्लैट। ठीक है, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि आप इसमें क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर एंटरिंग का कर रहे हो, जबकि होना चाहिए आपने पूरा एक्शन देखा। पूरा एक्शन क्या है? रोड क्रॉस करने का और फ्लैट में एंटर करने का। ठीक है, तो आपको सेंटेंस के दोनों पार्ट में बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको तो नियम पता है, मैंने 20 बार पहले भी कह चुका हूँ कि एंड से जब भी दो आपके वर्ब जुड़ते हैं या एडजेक्टिव जुड़ते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, क्रॉस एंड एंटर होगा, क्रॉस द रोड एंड एंटर और फ्लैट। क्रॉसिंग द रोड एंड एंटर और फ्लैट भी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ना सपोज करो आई सॉ हर सिंगिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि मैंने उसको गाना गाते हुए सुना, लेकिन उसका पूरा गाना मैंने नहीं सुना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर मुझे ये कहना हो कि मैंने उसको गाना गाते हुए सुना और इतना अच्छा था कि मैंने उसका पूरा गाना सुना, तो मैं क्या कहूँगा? आई सॉ हर सिंग एंड द सॉन्ग वॉज सो मेलोडियस दैट आई हर्ड इट कंप्लीटली। ये आपको अभी भी समझ में आ गया कि नहीं आया, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सिंगिंग कर दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्यों सिंगिंग क्यों नहीं कहना? क्योंकि आपने वो गाना पूरा सुना। ये आपको समझ आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, और जहाँ भी इसका इस्तेमाल हो उसको सीखिए आपका। ये तो मैं फिर उसे भटक जाऊँगा, तो मैं वापस उस पर आ रहा हूँ। मैं ये पॉइंट आपको समझा पाया नहीं समझा पाया? किसी भी परसेप्शन और वर्ब के बाद में जेरेंड का इस्तेमाल भी कर सकते हो और बेयर इन्फिनिटिव का, लेकिन दोनों के मीनिंग में फ़र्क हो जाता है। ठीक है, किसी आदमी ने कहा यार मैंने उसको ना तेरे ट्राउजर्स को के पॉकेट में हाथ डालते हुए देखा, तो मैं कहूँगा आई सॉ हिम पुटिंग हिज हैंड इनटू योर ट्राउजर्स पॉकेट। बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं है आपका, ध्यान रखना। लेकिन आगे क्या किया? जब हाथ डाल रहा होगा उस क्षण आपने देखा, आगे आपने पूरा नहीं देखा। लेकिन अगर ये सेंटेंस में ऐसे लिखूं, ध्यान से सुना बच्चों आपका, और इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सब एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 मेरे जो वीडियो थे वो थे तो लंबे, उसमें थे आपके सब्जेक्टिव मूड, स्टेटिव वर्ब, और सब्जेक्टिव मूड के मेरे 6 वीडियो बने थे आपके लंबे। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनो इसको आप ना। सपोज मैं ऐसे कह रहा हूँ आपका, आई सॉ हिम पुटिंग हिज हैंड इन योर ट्राउजर पॉकेट एंड टेकिंग आउट योर वॉलेट। ठीक है, आप टेकिंग आउट योर वॉलेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसने हाथ भी डाला, बाहर निकाला, उसका हाथ में बटुआ था, वो भी आपने देखा। अब यहाँ पर पुटिंग का इस्तेमाल गलत हो गया, आपको कहना पड़ेगा सॉ हिम पुट हिज हैंड इनटू। अब मुझे बताओ आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यहाँ पर मैं इतना समझा रहा हूँ, बाद में और आएगा और समझाऊंगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट में एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो वो परसेप्शन है, वॉच है, ये है, वो है ना। इनके बाद में अगर आपने बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो उसका अर्थ होता है कि वो एक्शन आपने कंप्लीट देखा। और ये वर्ब परसेप्शंस जो मैंने अभी लिखी हैं ऊपर आपको, इनके बाद में अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने उस एक्शन का एक क्षण आपने देखा है, पूरा नहीं देखा है। हर गेटिंग पॉइंट आपका?
तो ये जब सेंटेंस की बनावट पे फ़र्क पड़ेगा। मैंने उसको तेरे कमरे में जाते हुए देखा और जब तक वापस नहीं है तब तक इंतजार किया, तो मतलब पूरा देखा आपने। आई सॉ हर एंटर योर रूम एंड आई स्टूड देयर टिल शी केम आउट। तो पूरा देखा ना, देखा आपने। तो ये सेंस पकड़ना आपको आना चाहिए। क्या कहा मैंने आपको, मैं खुद ही भूल गया आपको। आई सॉ हर एंटर योर रूम, अब इसमें एंटरिंग गलत हो जाएगा, एंड वेटेड देयर टिल शी केम आउट, टिल शी केम आउट। और तब देखा, जब तो वापस नहीं है तो पूरा देखा आपने। तो इसमें एंटर का इस्तेमाल ठीक है, और लेकिन अगर इसमें आपने एंटरिंग किया तो गलत हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ये भी है। तो जो बता रहा हूँ, एक बार आपको मैंने बोला भी था, आप लोग बनाते नहीं हो, ठीक है। मैंने कहा था एक सेंटेंस करेक्शंस का किसी भी यूजेस का बना सकते हो। हाँ, सीरियल नंबर पहले इनकरेक्ट लिखिए, फिर लिखिए करेक्ट, और रिमार्क्स कॉलम में उसके रीजन लिख दो। आपके पास में एक बहुत शानदार ये डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। बनाते नहीं हो आप लोग, फिर भूल जाओगे, ये भी ध्यान नहीं रहेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एनीवे, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं अपने सब्जेक्ट से भटक जाऊँगा। मेन मेरा मुद्दा ये था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा बाद में, बीच में आ गया था तो मेरे को ये बताना पड़ा। फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो थे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपको शुरू होता हुआ मिलता है तो आपने उसमें दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ कि क्या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका डूअर आगे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो सेंटेंस ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें फिर एक चीज़ और भी चेक करनी है आपने, इसमें जो दोनों में एक्शन है वो दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध आगे वाले क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ में हो, लेकिन एक्शन का सीक्वेंस ठीक ना हो। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ, देखिए आपका, राइटिंग द लेटर्स ही पोस्टेड देम, देम मीन्स लेटर्स। अब इसमें राइटिंग का जो डूअर है और पोस्ट करने का डूअर है, दोनों का डूअर क्या है, ही है। तो ये संबंध तो ठीक है, लेकिन ये एक्शन का सीक्वेंस ठीक नहीं है। दीज टू एक्शंस, राइटिंग द लेटर्स एंड पोस्टिंग दैम, cannot happen simultaneously. Do you agree with me or not? लेटर को पोस्ट करने का एक्शन तभी हो पाएगा जब चिट्ठियों को लिखने का काम पूरा हो चुका होगा। तो ये संबंध तो है, ठीक है ना आपका। इसमें ये पार्टिसिपल जो है हैंगिंग नहीं रहा, संबंध है, लेकिन ये इसमें सीक्वेंस ठीक नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, लोगों को नहीं आ रही है? तो मैंने आपको ये तो कहा था कि जब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस शुरू होता हुआ मिले तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है। पहली, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्शन का डूअर और आगे वाले क्लॉज की वर्ब का डूअर दोनों एक हैं या नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या चेक करना है कि ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये साइमल्टेनियस हो ही नहीं सकते आप। हाउ कैन यू पोस्ट अ लेटर वाइल राइटिंग इट? तो आप उसको पोस्ट तब करोगे जब राइटिंग का काम पूरा हो चुका होगा। तो ऐसे में वी नीड टू यूज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। किसका यूज़ करना हमने? इन सच केसेस वी हैव टू यूज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमको परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोई पूछे परफेक्ट क्या होता है, तो बोलो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमेशा हो चुकने का सेंस देता है। परफेक्ट हो गया मतलब काम पूरा हो गया, चाहे वो टेंस हो या पार्टिसिपल हो। अब इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, हैविंग रिटन द लेटर्स। हैविंग रिटन द लेटर्स मीन्स चिट्ठी लिखने के बाद काम हो चुका है, चिट्ठियाँ लिखने का काम समाप्त हो चुका है। अब आप लिख दो ही पोस्टेड देम, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हैविंग रिटन का डूअर और पोस्ट का डूअर ही है, और दोनों एक्शन में संबंध ये है कि सेकंड एक्शन का है, एक चिट्ठी लिखने का, दूसरा उनको पोस्ट करने का।
तो चिट्ठियों को पोस्ट करने का एक्शन तब होगा जब लिखने का काम पूरा हो चुका होगा। तो इसलिए आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल इसमें करना है। आई होप ये भी समझ आ गया। परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं आपको और उदाहरण दूंगा बहुत सारे आप, ठीक है। तो एक मैंने आपको दिया ताकि दोनों के अंदर आप तुलना कर सकें कि इनमें कैसे गड़बड़ है। तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया। मेन मुद्दा अभी ये रखना आप, मैंने इसको आपको कंपेयर करने के लिए सेंटेंस दिया है, लेकिन फ़िलहाल मुद्दा वही है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू हो, आपको एग्ज़ाम में मिले या आप लिखना चाहें या आप बोलना चाहें, तो ध्यान रखना उसका डूअर और आगे वाले क्लॉज में जो वर्ब है उसका डूअर एक ही होने चाहिए, ठीक है। और एक्शन का सीक्वेंस जो कैसा होना चाहिए कि दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, और कभी कभी डूअर अलग हो कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी दूसरा इलाज है, उसके भी आपको सेंटेंस देता हूँ। अगर दोनों एक्शन के डूअर अलग अलग हैं, ऐसा कई बार हो सकता है, ठीक है, तो उसको कैसे आप ठीक करोगे मैं आपको उसको भी आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और एक्चुअली दूसरा पॉइंट है ये, तो मैं आपको ये भी बता रहा था साथ साथ में बच्चों कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये मैंने बताया नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके हमने बहुत सारे उदाहरण किए। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिनके दोनों सब्जेक्ट सेम हो और वो जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हो रहे हो। ये दिखा आपने, है ना। तो इसका एक और कारण सी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम, इसका इस्तेमाल रीजन शो करने के लिए भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो यूज फॉर शोइंग रीजन। अब ये भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और रीजन शो करते समय भी, ठीक है, आप रीजन कैसे शो करते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको रीजन समझ के कारण बताते हो। आपने एक सवाल नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपने, मैं एग्ज़ाम दे के अपने बड़े भैया से कहा, भैया मैंने ये सवाल नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? तो आपने कहा बीइंग डिफ़िकल्ट आई कुड नॉट डू इट। अब इससे गलत हो गया। भैया ने कहा तभी तो तेरे सारे सवाल गलत होते हैं, तेरे अंग्रेजी गलत है। बीइंग डिफ़िकल्ट आई कुड नॉट सॉल्व इट। आप रीजन बता रहे हो आप, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया। अगर बीइंग डिफ़िकल्ट के साथ में आप फिर उसके बाद में आई से सेंटेंस शुरू कर रहे हो, इसका तो लिटरल मीनिंग ये हो गया जैसे ये लिखा गया है कि मैं मुश्किल था। मुश्किल आप नहीं थे, मुश्किल तो सवाल था। अब आपकी समस्या हो गई कि मैं सवाल कहाँ जोड़ूँ, ठीक ना। और इट का इस्तेमाल आप सवाल के लिए कर रहे हो, सम के लिए, तो आप ये चाहो तो ये कह दो। अब इसमें आपको अलग से जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये जो पार्ट है ना बीइंग डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये आपका कहलाता है पार्टिसिपियल फ्रेज, या पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये है आपका पार्टिसिपियल फ्रेज, ये है। अब इसको आपको एब्सोल्यूट फ्रेज बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है? एब्सोल्यूट फ्रेज वो पार्टिसिपल फ्रेज होता है जिसके साथ में आपने एक सब्जेक्ट जोड़ दिया है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर इसको आपने सब्जेक्ट जोड़ दिया है तो फिर इसको आगे वाले क्लॉज के नाउन के साथ में रिलेट करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनिए आपका। इफ़ आई से द सम बीइंग डिफ़िकल्ट, सब्जेक्ट दे दिया मैंने, इसको सम दे दिया है। अब डिफ़िकल्ट को आगे वाले क्लॉज के नाउन के साथ में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें पार्टिसिपल कौन सा है? बीइंग है, बी का फॉर्म, इंग फॉर्म पार्टिसिपल। द सम बीइंग डिफ़िकल्ट आई कुड नॉट डू इट। बिल्कुल ठीक है। अब आपको समझ आया कि नहीं? आप द सम बीइंग, और सम की जगह चाहो तो इट लगा दो, इट बीइंग डिफ़िकल्ट आई कुड नॉट सॉल्व इट, ठीक है ना। अब आपको सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रखे हैं और बहुत कॉमन भी हैं, बच्चे अक्सर डिस्कस करते भी रहते हैं आपका कि आज रेनी डे था इसलिए मैं घर में रुका, तो उसने ये कह दिया कि बीइंग आ रेनी डे आई स्टेड होम। अब ये गलत हो गया। आप थोड़ी रेनिंग डे थे, कारण बता रहे हो आप। कारण क्या बताया आपने घर में रुकने का? कि बरसात का दिन था इसलिए मैं घर में ही रुका। लेकिन बीइंग अ रेनी डे आप नहीं थे। बीइंग अ रेनी डे तो डे था, और डे के इस्तेमाल करने के लिए, मौसम के लिए अपने इट का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको अलग से एब्सोल्यूट फ्रेज दे दो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये मार्क भी करते रहना बच्चों के, मैं भूल जाता हूँ, ये गलत है, तो ये अभी सही हो गया है ना आपका। ये नीचे वाला सेंटेंस ये गलत है, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा बनाएं एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको अलग सब्जेक्ट दे दो। बोलिए आपका इट बीइंग अ रेनी डे, आई स्टेड एट होम, आई स्टेड होम, अब ठीक हो गया ही। अरे गेटिंग माय पॉइंट? और एक्चुअली ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं। इसका पता क्या अर्थ हुआ? ये दो सेंटेंस को अगर तोड़ो, इसको अगर एनालाइज करें आप, सिंथेसिस किए हुए मेरे, सिंथेसाइज किए हुए। इट वॉज अ रेनी डे, एक सेंटेंस ये था और दूसरा सेंटेंस था, ठीक है ना आपका, आई स्टेड एट होम, आई स्टेड होम, ठीक है। और वाज क्या है? बी फॉर्म वर्ब है पास्ट की, तो वाज का आपने बीइंग कर दिया, बीइंग रेनी डे आई स्टेड, तो गलत हो गया। इसमें तो इट दे रखा है ना आपका, तो इसमें सब्जेक्ट पहले से लगा दो आप। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। आई होप कि आपको समझ आया। इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, ही इज़ माई फ्रेंड, दोनों को जोड़िए आपका, ही इज़ माई फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस था आई हेल्प हिम। आप ध्यान से देखना, इनको जोड़ते समय आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, ठीक है। और ये आगे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो आई है, तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा कि बीइंग माई फ्रेंड, ठीक है, आई हेल्प हिम, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और ये सेंटेंस जो आपने जोड़ते उसमें देखा है, तो आगे वाला सब्जेक्ट ही है, तो बीइंग को ही का सब्जेक्ट दे दो ना आपका, तो सेंटेंस अपने आप ठीक हो जाता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बीइंग माई फ्रेंड आई हेल्प हिम मीन्स चूंकि मैं मेरा दोस्त था, ये थोड़ी कहना चाह रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हो वो मेरा दोस्त था, तो ये सेंटेंस गलत हो गया बच्चों। और ये तभी जोड़ने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सब्जेक्ट ही है, दोनों का सब्जेक्ट अलग है। माई फ्रेंड का सब्जेक्ट अलग है और हेल्प का सब्जेक्ट अलग है, तो अलग सब्जेक्ट दे दो। बोलो ही बी माई फ्रेंड, आई हेल्प हिम, और इसका अर्थ हो गया कि चूंकि वो मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसकी मदद की। अभी सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा होता, ठीक है, इस सेंटेंस अगर ऐसा होता, बीइंग हिज फ्रेंड आई हेल्प हिम, तो बिल्कुल ठीक होता, ये बिल्कुल ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हो गया? चूंकि मैं उसका दोस्त था इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ है ना बच्चों। अभी इसके बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, भगवान की कृपा रहेगी तो मैं आपको बना के देता रहूँगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से मेरे पिछले ये जो 3 वीडियो हैं, इसको मिला के वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी आने वाले सारे वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उनके आधार पर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे को ये उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ध्यान रखना। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड करनी है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर ये अच्छा लगे तो है ना, उसको शेयर करना यार। मेरे तो कुछ भी नहीं मिलते, मेरे को व्यूज़ वगैरह भी मिलेंगे कहाँ से, मैं रेगुलर भी नहीं हूँ, तो अब रहूँगा भाई, क्या करें आपका यार, ऊपर वाले की कृपा रहनी चाहिए। थोड़ा एज भी है तो थोड़ा सेहत भी ठीक हो तो अच्छा काम होता है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी थोड़ा ठीक है तो काम करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको शेयर करें, कमेंट्स वगैरह दें, लाइक करें, और फेसबुक पे शेयर करें यार, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।